नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न विभागों की कार्य योजनाओं और उनकी अब तक की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवंटित बजट का समयबद्ध और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि सभी विकास परियोजना तय समय सीमा में पूरी हो सके। सीएम ने साफ कहा कि बजट खर्च या परियोजनाओं में देरी होने पर हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को आगामी वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर सभी विभागों के साथ अग्रिम चर्चा शुरू करने और पिछले 5 वर्षों के खर्च का आकलन करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने जनमानस से जुड़ी योजनाओं और मानदेय के भुगतान का समय पर सुनिश्चित कराने के लिए विशेष जोर दिया। ये बैठक राज्य में विकास कार्यों को गति देने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। और देहरादून से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रेस को संबोधित करते हुए भारत सरकार की प्रगति पोर्टल और राज्य में चल रहे केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रगति प्लेटफॉर्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में डिजिटल इंडिया पहल के तहत अलग अलग सरकारी प्रोजेक्ट्स का विश्लेषण और निगरानी करने के लिए लॉन्च किया था। ये पोर्टल न सिर्फ सभी जरूरी सरकारी कार्यक्रमों की समीक्षा करता है बल्कि लोगों की शिकायतों को सुनकर समाधान सुनिश्चित करने में भी मदद करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति पोर्टल के लॉन्च होने के बाद सरकारी प्रोजेक्ट्स में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री के तरफ से उत्तराखंड में शुरू किए गए कई प्रोजेक्ट्स अब जमीन पर हकीकत बन रहे हैं। अब तक 10 प्रोजेक्ट्स पूरे हो चले हैं और 32 अन्य प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। कोई दिक्कत हो रही है, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हो रहा, तो उन सभी का काम और दिल्ली में आज कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता कदम इन्होंने उठाया है। सरकार से मनरेगा को कमजोर न करने की मांग हमारे यहाँ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि माकन जी पूरी हैं, दिल्ली श्री से जयराम नेता रमेश जी इस हैं, कार्यक्रम में काजी शामिल निजामुद्दीन हुए जी हैं और इसी तरह देवेंद्र का यादव जी हैं और शांतिपूर्ण अनेक प्रदर्शन नेता राज्यों की दिल्ली भर से राजधानी और यहाँ हर इकट्ठे वार्ड हुए में किया हैं। जा रहा है। जैसे यहाँ उन्होंने इकट्ठे कहा हुए कि हैं मनरेगा वैसे को बचाना राज्यों की राजधानियों में भी आवाज को बचाना हर है। वार्ड में आज पवन इस खेड़ा तरह ने का ये भी शांतिपूर्ण कहा कि प्रदर्शन देश हो में रहा जिस है। सरकार ने नरेगा को मजदूरों का बचाना नुकसान किया मतलब या मजदूर उनका की अपमान आवाज किया को है, बचाना। तो सरकार ज्यादा इस समय देश तक में टिक किसी नहीं भी पाएगी। सरकार ने मजदूर और कांग्रेस ने किसान साफ किया है कि वो का मनरेगा अपमान किया और है, मजदूरों के उनका अधिकारों नुकसान की किया है, तो वो लड़ाई सरकार ज्यादा सड़कों दिन से नहीं रही है। संसद तक नरेंद्र मोदी जारी को ये रखेगी। समझ लेना चाहिए कि न केवल मजदूर और किसान
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूजीसी से जुड़े नियमों पर रोक लगाए जाने के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। राजनीतिक कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। देश भर में यूजीसी के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के दौरान कोई बड़ा नेता खामोश रहा, लेकिन अब अदालत की रोक के बाद राजनीतिक हलकों में यह हलचल मच गई है। और इसी क्रम में हरदोई से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश का बयान भी अब सुर्खियों में बन गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए लिखा कि धन्यवाद और आभार सुप्रीम कोर्ट, आपने मोदी जी, बीजेपी और हम सभी भाजपाइयों की इज्जत और उनकी लुटिया डूबने से बचा ली। बड़ी खबर आपको बता दें कि हरदोई से बयान सामने आया है। खुद अब बीजेपी के ही नेता देखिए किस तरह से बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जो फैसला लिया था इसकी जो है नैया डूबने वाली थी और इसे बचा लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया, इस पर रोक लगा दी, तो कहीं ना कहीं अब यह मुद्दा जो है वो गर्माता नजर आ रहा है। श्याम प्रकाश जो कि बीजेपी के विधायक है, उन्होंने यह बयान दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी को लेकर स्टे लगा दिया है, इससे बीजेपी की इज्जत बच गई है। और जिस तरह से अब गालियां देनी जो है वो शुरू हो गई थी, उससे अब बच गए हैं। यानी बीजेपी क्या मंशा लेकर आ रही है ये तो पता नहीं, लेकिन अब जिस तरह से बयान खुद बीजेपी के नेता विधायक दे रहे हैं, इससे एक बात तो साफ है कि खुद बीजेपी के खेमे में ही सब कुछ सही नहीं चल रहा था। बीजेपी के कई नेता, कई मंत्री जो है इसके खिलाफ थे। हालांकि साफ शब्दों में उन्होंने कुछ तो नहीं कहा, यानी कई नेता, कई मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने इस पर कुछ खासा बयान तो नहीं दिया, लेकिन उनके अंदरूनी खेमे में क्या है यह अब एक एक कर वो तस्वीर जो है उजागर हो रही है। हरदोई से विधायक है, इन्होंने साफ अपने जो है सोशल मीडिया पर जाकर पोस्ट किया है, लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से यूजीसी पर रोक लगा दी है, इससे बीजेपी की इज्जत बच गई है। क्योंकि सोशल मीडिया पर गालियां देने का सिलसिला शुरू हो गया था, लोग सड़क पर उतर आ गए थे। सवर्ण समाज जो कि बीजेपी का हार्डकोर वोट माना जाता है, वो सड़क पर था और इसे लेकर हर जगह से विरोध की तस्वीरें भी सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बीजेपी खेमे में इसे लेकर कहीं ना कहीं एक दूसरे से मनमुटाव चल रहा था? क्या बीजेपी खेमे में सब कुछ सही नहीं था? क्या सरकार के मंत्री नेता खुद सरकार से खफा थे? अब धीरे धीरे यह तस्वीर भी उजागर हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में देर रात डकैतों और पुलिस के बीच मीरापुर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ उस समय हुई जब पुलिस कुतुबपुर झाल पर संदेहास्पद वाहनों की जांच कर संदिग्ध व्यक्ति पुलिस ने 2 बाइक सवार संदिग्धों को रोकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने भागने का प्रयास किया। पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की और इसमें सघन चेकिंग में जब पुलिस ने सामने से आते हुए 2 बाइक सवारों को रोकने की कोशिश करी और वो रुके नहीं और उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायरिंग पे एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके पैर में गोली लगी, उसका नाम शहनवाज है और दूसरे का नाम उसके साथी का नाम नौमान है। शहनवाज मीरापुर थाने का एचएस है और इसके ऊपर गौकशी, लूट और कई अन्य मुकदमे, दर्जन भर के मुकदमे मुजफ्फरनगर और मेरठ में
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जमीन विवाद ने लोगों को परेशान कर दिया है। मामला एक मंदिर और जमीन पर दबंगों को जो है वो कब्जा कर लिए इस मामले से जुड़ा हुआ है। वैसे जानकारी के अनुसार जमीन मालिकों ने अपनी जमीन पर मंदिर का निर्माण किया था, लेकिन उसके आसपास की जमीन पर कुछ दबंग मंदिर के नाम पर अवैध कब्जा करने लगे। इस दौरान पीड़ित परिवारों को लगातार परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित परिवार डीएम कार्यालय तक पहुंच गए। प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग उठाई। स्थानीय पुलिस और प्रशासन अब इस मामले की जांच में जुटे हैं। फिलहाल लोग परेशान हैं। दबंगों की दबंगई की तस्वीर जो है लगातार सामने आ रही है। हापुड़ से भी ये तस्वीर सामने आई है, जहां मंदिर के नाम पर गरीब से, पीड़ित से जमीन जो है वो जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। पीड़ितों का कहना है कि मंदिर के नाम पर जमीन को कब्जा किया जा रहा है। दबंग जो है, भूमाफिया जो है, वो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। अधिपुर के तहसीलदार रेणुका दास देवनीकर को कार और एक ट्रैक्टर के बीच यहां टक्कर हुई। हादसा शहर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस के सामने हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार एक्सीडेंट का कारण ट्रैक्टर का टायर फटना बताया जा रहा है। इस हादसे में तहसीलदार, उनके ड्राइवर और एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में तहसीलदार का इलाज अर्धापुर के एक अस्पताल में चल रहा है, जबकि अन्य 2 का नांदेड़ के अस्पताल में इलाज जारी है। कांस्टेबल के पैर में गंभीर चोट आई है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में घने कोहरे ने एक बार फिर कहर बरपाया है। नेशनल हाईवे 48 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कोहरे की वजह से 6 वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उनमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची। घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद वाहनों से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। वहीं कोहरे के चलते वाहन चालकों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। तो ये भीलवाड़ा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां घना कोहरे की वजह से सड़क हादसा हुआ है। एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और इसमें कई लोगों की जान चली गई। घना कोहरा एक बार फिर जानलेवा बन गया है। ये भीलवाड़ा की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरह से तस्वीर जो है वो बयां कर रही है और मौसम किस तरह से है वो भी बयां कर रही है। एक के बाद एक 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घना कोहरा था और कोहरे का कहर किस तरह से टूट रहा है वो आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। भीलवाड़ा में एक के बाद एक 6 गाड़ियां जो है वो आपस में टकरा गई और यह हादसा इतना भयानक था कि कुछ लोग तो गाड़ियों के अंदर ही फंसे रह गए। पुलिस प्रशासन को इस मामले की जानकारी दी गई। पुलिस प्रशासन तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल पहुंची और जो लोग गाड़ी के अंदर फंसे हुए थे उन्हें किसी तरह से निकालकर बाहर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 3 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बार बार जब सर्दी का मौसम शुरू होता है, घना कोहरा होता है, उस दौरान जो है लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जाती है। वाहनों की रफ्तार धीमी रखने की बात प्रशासन की तरफ से भी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो रफ्तार में कमी आती है, ना ही लोग इस पर सतर्क होते हैं और इसका नतीजा लगातार जो है सड़क हादसे में इजाफा करता जाता है। आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई भीलवाड़ा से, जहां पर आपस में एक के बाद एक 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई और इसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, जो ट्रैफिक जाम लगा रहता है उसे हटाने की कोशिश की जाती है और जो लोग गाड़ियों में फंसे हैं उन्हें निकालकर अस्पताल पहुंचाती है।
हमीरपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के भिलावा शराब ठेके के पास की है, जहां एक दबंग युवक ने अचानक ही चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि पुरानी रंजिश के कारण हमला किया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। घर से दवा लेने निकली एक किशोरी को उसका शव जो है वो ढालीपुर क्षेत्र में शक्ति नहर के किनारे झाड़ियों से बरामद किया गया। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार किशोरी अपने चचेरे भाई के साथ दवा लेने के लिए निकली थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी और इस पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान किशोरी का शव लहूलुहान हालत में झाड़ियों में मिला। शव पर धारदार हथियार के कई निशान पाए गए और इससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी देहात पंकज गरोला, सीओ भास्कर लाल शाह और एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और चचेरे भाई की तलाश सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर तेज कर दी है। देखिए, कल एक बालिका की जो है डेड बॉडी की सूचना जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से 12:15 बजे प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। तो यहाँ जो मुक्सा जो यहाँ पर रहते हैं, जो गांव है उनका, उससे करीब जो 300-400 मीटर दूरी एक बॉडी मिली थी। वहाँ एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। समस्त घटनाक्रम में जानकारी की गई तो लड़की की पहचान मनीषा नाम से हुई और जो अपने एक रिश्तेदारी रखते हैं जो गांव के, उनके साथ जो है करीब जो 29-30 साल का सुरेंद्र, उसके साथ वो गई हुई थी। वापसी में जो मोटरसाइकिल थी वो भी एक दोस्त से मांगी गई थी, तो उस संबंध में मोटरसाइकिल भी यहाँ बरामद हुई। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि घटनाक्रम जो है वो गांव से 400-500 मीटर दूरी पर हुआ है। किन परिस्थितियों में, चूंकि लड़का भी अभी ट्रेस आउट नहीं है, ना उसके घर पे कोई सूचना है, तो क्या इसके पीछे की इस इंसिडेंट के पीछे क्या कहानी रही होगी या क्यों ऐसा वारदात की गई होगी, इस संबंध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही साथ परिजनों से भी इस संबंध में जानकारी की गई है। उनके द्वारा बहुत ज्यादा स्पष्ट अभी कोई इस संबंध में बताया नहीं गया। एक यहाँ पर एक हथियार टाइप का वो भी मिला था और मौके पर जो भी आइडेंटिफाइड किया गया लड़के द्वारा ही 2-3 दिन पहले ही। और देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में 2 कश्मीरी नाबालिग युवकों के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक एक दुकान पर चिप्स लेने गए थे, जहां कुछ लोगों ने उनसे नाम और पता पूछ लिया। युवकों के द्वारा खुद को कश्मीर का निवासी बताए जाने पर हमलावरों ने पहलगाम आतंकी हमले का हवाला देते हुए उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। आरोप है कि लोहे की रॉड से हमला किया गया और इसमें एक युवक का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने इस हमले को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इसमें एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। एसएसपी देहरादून ने बताया कि आरोपियों को जल्द न्यायालय में पेश किया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजय पांडे। अजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए, पहलगाम हमला जो हुआ था उसमें कश्मीर के लोग शामिल नहीं थे, लेकिन कश्मीरियों के साथ अगर इस तरह से बर्ताव किया जाता है तो क्या देश के लोग ही आपस में बंट रहे हैं? ये सवाल खड़ा हो रहा है ना अजय। अजीब सी बात है कि कश्मीर में घटी एक घटना को लेकर के यहाँ देहरादून में अगर इस तरह का माहौल बनाया जाता है तो जाहिर है कि ऐसे लोग जो आपसी मतभेद पैदा करना चाहते हैं, उनका क्या मकसद है, इन पर भी जरूर पुलिस प्रशासन को जांच करने की जरूरत है। 2 बच्चे कश्मीर के हैं, एक 18 साल का है, एक मुझसे कम उम्र का है, और वो आकर के यहाँ पर व्यापार करते हैं, शॉल बेचते हैं, जाड़े में रजाई
कंबल जो बेचने का काम करते हैं और दिन भर अपनी पीठ पर ये सब सामान लेकर घूमते हैं। तो ऐसे में वो उनसे इस तरह का जो व्यवहार किया गया है वो ठीक नहीं है। वो किसी दुकान पर पहुंचते हैं और दुकान का अजय, क्या आरोपी की गिरफ्तारी हुई है? जी हाँ, देखिए इसमें गिरफ्तारी हुई है और अब पुलिस प्रशासन इसमें आगे पहल कर रहा है और एसएसपी देहरादून ने भी ये कहा है कि वो पूरी जांच पड़ताल करेंगे। हालांकि फौरी तौर पर जो मार पिटाई को लेकर के ही धाराएं दर्ज की गई हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साफ संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में अगर इसमें धाराएं बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो धाराएं बढ़ाई भी जाएंगी। लेकिन उन लोगों का मकसद क्या था? देखिए, किसी को बेरहमी से मार पीट देना, अगर कोई आतंकी है और उस तरह की घटना करता है तो दूसरा व्यक्ति भी अगर इसी तरह की घटना करता है तो वो भी किसी बड़े आतंकी से कम नहीं है। दूसरी बात ये है, उत्तराखंड यहाँ तो आतंकियों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, कोई मायने ही नहीं बनता है। एक स्टूडेंट है, एक कश्मीर तो हमारा अंग है ना, भारत का अंग है। तो फिर कश्मीरियों के साथ इस तरह से अगर बर्ताव किया जा रहा है तो वो खुद को क्या समझे? क्या वो भारत से अलग है? ये सवाल तो सबसे पहले खड़ा होता है। और दूसरी बात कि वो उस मासूम की क्या गलती थी? अगर पहलगाम हमला होता है तो क्या कश्मीरियों की मौत नहीं हुई है? तो फिर इस तरह से मार पिटाई क्यों की जा रही है? और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन बार बार कहती है कि पूरी सख्ती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से हरकत। देखिए प्रिया, वाकई में ये सोचने वाली बात है और काफी गंभीर मामला है। और अगर यहाँ उत्तराखंड में पूरे देश के लोग आते हैं और पूरे देश में एक कोने से दूसरे कोने में लोग आना जाना करते हैं, अपना रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं या अपने रिश्ते नाते लोगों के हैं वहाँ आना जाना करते हैं, तो ऐसे में अगर किसी प्रदेश में इस तरह का माहौल बनेगा तो जाहिर है कि उस प्रदेश में एक अलग सी संस्कृति जन्म लेगी। और खास तौर पर उत्तराखंड में जब हम नारा लगाते हैं, लोगों को आमंत्रित करते हैं कि सभी लोग उत्तराखंड आइए, देवभूमि है, और देवभूमि में अगर इस तरह की परंपरा कायम हो जाएगी तो वाकई में चिंताजनक विषय है। और पुलिस प्रशासन ने ये कहा है कि वो सख्ती करेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, उन बच्चों के साथ मार पिटाई की गई है, उनको लहूलुहान कर दिया गया है, उनके हाथ तोड़ दिए गए हैं। इस तरह ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी करने की बात पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। आने वाले दिनों में इसके परिणाम भी नजर आएंगे। लेकिन अगर इस तरह का जो माहौल पैदा जो लोग कर रहे हैं, अगर उन पे प्रतिबंध नहीं लगेगा, सख्ती नहीं होगी, तो ये एक बड़ा गंभीर विषय उत्तराखंड से पूरे देश में चला जाएगा। और जैसे कि अभी आपने भी कहा कि पूरे भारत के लोग आना जाना करते हैं, कश्मीर के लोग अगर यहाँ पर हैं, अगर उनका उस आतंकी घटना से कोई लेना देना नहीं है, उनके लोग भी घायल हुए, उनका भी रोजगार प्रभावित हुआ और उस जगह पर जो चीजें हुई हैं वो विभत्स घटना है, निंदनीय घटना रही है कश्मीर के पहलगाम में। और अगर उस घटना को देश बना करके अगर उत्तराखंड में कोई किसी के साथ मार पिटाई करता है तो वो ठीक नहीं है, ये काफी निंदनीय है। इसके साथ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब मार पिटाई की जा रही थी उस बच्चे के साथ, जब उसे मारा जा रहा था, उस पर हमला किया जा रहा था क्योंकि वो चिप्स लेने गया था, तो जाहिर सी बात है कि वो घर के अंदर का तो मसला है नहीं। तो जहां इस तरह की घटना हो रही थी, क्या लोग आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश नहीं किए? देखिए, जो जानकारी मिली है वहां पर यही बताया गया है कि जब दुकानदार ने उनके ऊपर हमला किया, हमलावर जब हुआ दुकानदार, उसके बाद आसपास के भी 2-3 लोग आए और उन्होंने भी मार पिटाई की उन बच्चों के साथ। तो ये एक बड़ा अलग सी संस्कृति यहाँ पर जन्म ले रही है, अलग सी चीजें दिखाई दे रही है। क्योंकि जिन लोगों को छुड़ाना चाहिए था, जिन लोगों को वहाँ पर बचाना चाहिए था, उनमें से कई लोग इस तरह की घटना में शामिल हुए। हालांकि बाद में कुछ लोगों ने उनको बचाया भी है और उनको पुलिस को फोन किया है, पुलिस के प्रशासन को बुलाया गया है और उसके बाद ये सारी चीजें, उनकी दवाई वगैरह कराने का काम किया गया, उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। तो ये बाकी की प्रक्रिया हुई। लेकिन जो अगर कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति अगर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो जाहिर है कि आसपास के लोगों के अंदर इंसानियत जरूर होनी चाहिए। मानवता यही बताता है कि अगर कोई इस तरह की घटना करता है तो सबसे पहले उनको आगे आना चाहिए। कहीं ना कहीं कश्मीर जो कश्मीर के लोग हैं, जो उत्तराखंड में रह रहे हैं, ये तस्वीर देखते हैं, ये खबर अगर सुनते हैं तो उनके जहन में भी एक डर पैदा होगा कि भाई अगर हम कहीं निकलते हैं तो कहीं हमारे साथ भी ऐसा हमला ना हो।
तो सरकार को तो इनकी सुरक्षा के बारे में भी तो अब सोचना पड़ेगा। देखिए, यहाँ उत्तराखंड में जो तमाम इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पर करीब 900 से ऊपर बच्चे जो है कश्मीर के हैं वो पढ़ते हैं। और ये हाल ही में देहरादून के एसएसपी ने इस बारे में जानकारी भी दी थी और उन्होंने कहा था कि कश्मीरी जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। इसके अलावा तमाम लोग कश्मीर से इस मौसम में यहाँ उत्तराखंड आते हैं, यहाँ वो रोजगार करते हैं, जगह जगह घूमते हैं, व्यापार करते हैं और उनकी भी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, यहाँ उत्तराखंड सरकार की है। और ऐसे में अगर इस तरह की घटना होती है तो ये प्रशासनिक तंत्र पर एक बड़ा सवाल भी होता है और आम जनता जो है, अन्य लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, अगर उनके सामने इस तरह की घटना होती है तो अगर वो आगे आकर के इसमें बीच बचाव नहीं करते हैं, पुलिस प्रशासन को नहीं बुलाते हैं, तो उनके ऊपर भी एक बड़ा सवाल है कि घटना काफी निंदनीय है और सभी लोगों ने इस घटना की निंदा की है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। जो घायल हैं उनसे बातचीत की गई है और जो बाकी के जो लोग हैं, अगर वो इस तरह की कुंठित मानसिकता के लोग हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और इसके अलावा बाकी अन्य लोगों के लिए बड़ा सबक बने, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह की घटना को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका। देखिए, देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। कश्मीरी नाबालिग युवकों के साथ मारपीट की गई। मारपीट की वजह जो है वो पहलगाम हमला बताया जा रहा है। अब सोचिए, कश्मीर के लोग जो है वो भारत के ही लोग हैं, भारत से अलग नहीं है। अगर इसके बावजूद भी उन्हें पहलगाम हमले का मुख्य दोषी मान लिया जाता है, नाबालिग युवकों के साथ इस मामले को लेकर अगर मारपिटाई की जाती है तो फिर सोचने वाली बात होगी कि लोगों की मानसिकता कहां पर आकर खड़ी हो गई है। मारपीट की गई, उसके बाद घायल हो गए, सिर पर चोट आई है, हाथ तक फ्रैक्चर हो गए, माने किस बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। पुलिस 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ली है, उन्हें गिरफ्तार कर ली है। लेकिन ये घटना जो है ये बताता है कि लोगों के अंदर किस तरह की मानसिकता हो रही है। एक बच्चे, एक नाबालिग के साथ इस तरह से मार पिटाई करना कहां तक सही है। और एक बात तो तय है ना कि पुलिस का खौफ होना जरूरी है, लेकिन वो भी नजर नहीं आ रहा है। खैर, देखना है कि पुलिस तो कह रही है कि इस मामले में जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब कार्रवाई कितनी सख्त है और लोगों तक क्या संदेश जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। चंदौली में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया। सीओ सदर के नेतृत्व में परिवहन विभाग और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने विभिन्न मार्गों पर चेकिंग की। इस दौरान 3 ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा गया, जिनके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की गई। परिवहन विभाग की ओर से ओवरलोड वाहनों पर कुल 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि ओवरलोडिंग से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है और सड़कों को भी नुकसान पहुंचता है, इसलिए इस तरह की लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीओ सदर ने स्पष्ट किया कि आगे भी ओवरलोड वाहनों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। देखिए, अभी रात्रि में अन्य विभागों जैसे परिवहन विभाग और खनन विभाग के साथ समन्वय करते हुए इन ट्रकों को रोक करके इनके ओवरलोडिंग की स्थिति देखी गई और संबंधित विभागों द्वारा इनके खिलाफ भारी जुर्माने और मुकदमे इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।